खड़े करिए, मुट्ठी बंद करिए और बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बिना किसी औपचारिकता के जिस तरह से कार्यक्रम प्रारंभ किया है, मैं बिना किसी औपचारिकता के अपनी बात प्रारंभ करना चाहता हूं। अग्रवाल समाज के अध्यक्ष, मेरे अभिन्न मित्र, मेरे भाई श्री मुकुल गुप्ता जी, मंचस्थ सभी महानुभाव और मंच के सामने बैठे हुए सभी सम्मानित महानुभावों को मैं हृदय पूर्वक नए साल की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। मित्रों, आज का दिन निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हमारा भारतीय नववर्ष प्रारंभ हुआ है और नववर्ष के प्रारंभ के साथ ही हम एक नए साल में प्रवेश करने वाले हैं। आज का दिन और भी अधिक महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि भारत की सनातन परंपरा ये कहती है कि भारत की सनातन परंपरा, भारत के ऋषि मुनि ये कहते हैं कि सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने आज ही के दिन इस सृष्टि की रचना की थी। और आप सबने सुना होगा, आंध्र प्रदेश में और दक्षिण भारत के बहुत सारे हिस्सों में इसे उगादि नाम से पहचानते हैं, उगादि नाम से सेलिब्रेट करते हैं। वो इसीलिए कि एक नए युग का प्रारंभ, उदय जो है उस दिन से हुआ है। आज का दिन हम लोगों के लिए और भी महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज भगवान श्री राम जब लंका विजय करके वापस लौटे थे, तब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक आज इस चैत्र शुक्ला प्रथमा के दिन हुआ था। आज का दिन और भी महत्वपूर्ण इसलिए, और इसकी महत्ता इस बात से समझ आती है कि महाभारत के युद्ध के बाद में युधिष्ठिर का राज्याभिषेक आज ही के दिन हुआ था। और हम सब लोगों के लिए निश्चित ही आज का दिन और भी अधिक महत्वपूर्ण इसलिए है कि भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनने के बाद में, जिसका इंतजार हम पिछले 500 वर्षों से कर रहे थे, ये पहली नए साल की शुरुआत है। इसलिए हम सब के लिए ये संकल्प का दिन भी है। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम भारत के 140 करोड़ इस संकल्प के साथ कि हम इस अमृत काल में, ओहो मेयर साहब पधारे हैं, आपका बहुत सारा अभिनंदन। और वो तो मैं जब वहां से आए तब आपको देखा, इन सबको समझ में आ गया तो मैं भाषण भूल गया था बीच में। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम जिस तरह से 140 करोड़ लोग संकल्पबद्ध होकर के आगे बढ़े, और जो संकल्प है वो ये है कि हम अपने देश को विकसित बनाएंगे। आजादी के युद्ध में जहां सैकड़ों लोगों ने, हजारों लोगों ने हंसते हंसते अपने सीने पर गोलियां खाई, फांसी के फंदों को चूमा, हजारों हजार ऐसे लोग होंगे जिन्होंने जेलों में यातनाएं सहन की, जिन्होंने काल कोठरियों में कई दशक गुजारे। सैकड़ों लोग ऐसे होंगे जिन्हें कोल्हू में बैल की जगह जोत दिया गया, लेकिन फिर भी उनका संकल्प समाप्त नहीं हुआ। सावरकर जैसे ऐसे लोगों का निश्चित रूप से हम सबको पुण्य स्मरण करना ही चाहिए। ये जो 100 साल का संघर्ष था, जिसमें मानगढ़ के बांसवाड़ा जिले के गोविंद गुरु से लेकर के, जलियांवाला बाग से लेकर के चंद्रशेखर, भगत सिंह, राजगुरु, ऐसे कितने लोगों ने, सुभाष बाबू की सेना में हजारों लोगों ने अपना जीवन समर्पित इस राष्ट्र की बलिवेदी पर किया, तब जाकर के देश आजाद हुआ। लेकिन आजादी के बाद जिस तरह की परिस्थितियां देश में बनी और जिस तरह की मानसिकता की सरकारों ने निरंतर इस देश पर शासन किया, उसके चलते हुए जिस लक्ष्य और भाव के साथ में इस देश को आजाद कराने का संकल्प लेकर के लोगों ने अपना जीवन और जवानी समर्पित की थी, उस लक्ष्य को भारत प्राप्त नहीं कर सका। 2004 से 14 तक के कालखंड में जिस तरह की परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों के चलते हुए देश के सामान्य मानवीय का इस लोकतांत्रिक व्यवस्था से कहीं विश्वास डगमगाने लगा था। क्योंकि मैं आपको याद कराना चाहता हूं, उस 4 से 14 के कालखंड में, उस 10 साल के समय में भारत में मुगल जी के अखबार से लेकर के देश के सभी समाचार पत्रों और टीवी चैनल्स में सिर्फ 2 ही तरह के समाचार प्रमुखता से छपते थे। एक होता था कि देश में घोटाले हो रहे हैं, जमीन के भीतर कोयले से लेकर के आसमान में तरंगों तक के
लाखों करोड़ रुपए के घोटाले के समाचार उस 10 साल के कालखंड में अखबारों में छपे थे। और जो दूसरे समाचार छपते थे वो होते थे कि देश में आतंकवादी घटनाएं हो रही। एक तरफ हम सब के आस्था के केंद्रों पर हमला हो रहा था। जम्मू के रघुनाथ मंदिर से लेकर के दक्षिण भारत के जो है देवी मंदिर तक सब जगह पर अनेक बार हमले केवल और केवल हम सबको मानसिक रूप से विचलित और कमजोर करने के लिए हुए। और दूसरी तरफ भारत के आर्थिक गतिविधियों के केंद्र जितने भी हैं, हमारी आर्थिक राजधानी मुंबई से लेकर के हैदराबाद से लेकर के बेंगलुरु से लेकर के पुणे से लेकर के दिल्ली तक एक पूरी श्रृंखला भारत को आर्थिक दृष्टि से कमजोर करने और अस्थिर करने के दृष्टिकोण से चल रही थी। उसी कालखंड में हमारे सैनिकों के शीश काट करके ले जाए जा रहे थे, हमारे सैनिकों की हत्या करके बीएसएफ के सिपाहियों के और उनका अपमानजनक तरीके से उनको बांग्लादेश में ले जाया जा रहा था। तब देश का सामान्य मानवी इस बात को लेकर के चिंतित था और उसके मन में यह भरोसा और विश्वास कहीं डगमगाने लगा था कि भारत ने इतने बलिदानों के बाद में जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था को हासिल किया, अर्जित किया है, उसमें शायद कहीं कोई दोष रह गया है। लेकिन मैं अभिनंदन करना चाहता हूं ऐसे प्रमुख समाजों का जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की शक्ति को जनसंघ की स्थापना से लेकर के आज तक खड़ा किया। और राजस्थान भारतीय जनता पार्टी तो मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और अग्रवाल समाज का राजस्थान में जो जुड़ाव है वो जुड़ाव हिमालय और गंगा के समान अक्षुण्ण और अविरल बना रहा है। श्रद्धेय रामदास जी से लेकर के आदरणीय जेपी साहब से लेकर के जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को इस समाज के लोगों ने न केवल आर्थिक दृष्टिकोण से आज मदद की, अभी तो निरंतर अपनी सामर्थ्य और शक्ति से बाहर निकल करके इस राष्ट्रवादी विचारधारा को एस्टैब्लिश करने के लिए काम किया। 2014 में वो सुनहरा दिन आया जब भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का अवसर मिला। मैं अभी कैलेंडर देख रहा था, के गुप्ता साहब इन सब के माहिर आदमी, इन्होंने इस कैलेंडर में 272 और 303 और अब की बार 400 पार तीनों को चित्रित किया। जब 272 की बात आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, जो उस समय प्रधानमंत्री पद के नामित उम्मीदवार थे, उन्होंने और तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी ने कही थी, तब देश दुनिया का कोई भी व्यक्ति इस बात को मानने के लिए जो है वो राजी नहीं था। देश का कोई भी सेफोलॉजिस्ट, कोई भी मीडिया हाउस इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था कि भारत में किसी एक पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन सकती है, क्योंकि 30 साल से भारत में पूर्ण बहुमत की सरकारें बनने की रवायत समाप्त हो गई थी। लेकिन देश ने भरोसा किया, नरेंद्र मोदी जी को एक आशा की किरण के रूप में देखा और भारतीय जनता पार्टी को एक विकल्प के रूप में कंसिडर करते हुए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का आशीर्वाद दिया। और देश की सरकार में बैठने से पहले नरेंद्र मोदी जी का यह संकल्प कि हमें देश चलाने के लिए नहीं, देश बनाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर देश की जनता ने दिया है। हम देश को बदलने के लिए काम करेंगे और उस बदलाव का रास्ता गरीब के घर से जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक तरफ जिस तरह से गरीब कल्याण के काम हुए, उसके चलते हुए भारत के 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर आकर के सम्मान के साथ मध्यम वर्ग का जीवन जीने के सौभाग्य को प्राप्त कर सके। वहीं दूसरी तरफ भारत की सीमाओं को सुरक्षित करते हुए, भारत के सामर्थ्य को बढ़ाते हुए, भारत में आर्थिक दृष्टिकोण से भारत को ट्रांसफॉर्म करने के लिए कड़े फैसले लेकर के, जीएसटी जैसा कानून बना करके, भारत में देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अनेक इनिशिएटिव्स लेकर के आज भारत को उस मुकाम पर लाकर के खड़ा किया है कि भारत दुनिया के सेंट्रल स्टेज पर। पहले जब हमारे सैनिकों का सिर काट करके ले जाते थे, आतंकवादी घटनाएं होती थी, तब हम दामोदर जी के थाने में जैसे पहले जाकर के रिपोर्ट लिखाते थे, वैसे रिपोर्ट लिखाते थे हम जाकर के संयुक्त राष्ट्र संघ में। और अब संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो रिजोल्यूशन पास करता है कि अमेरिका की रशिया और यूक्रेन के बीच के इस युद्ध को कोई अगर विराम करा सकता है तो वो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करा सकता है। ये परिवर्तन हमने अर्जित किया और ये परिवर्तन अर्जित करने का पुण्य जो है वो अनेक लोगों को होगा, कोटि कोटि लोगों को होगा, जिन्होंने इस इतनी लंबी यात्रा में भारतीय जनता पार्टी का इस विचार को पल्लवित और पोषित करने का काम किया। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका इस भगवान अग्रसेन के वंशजों की भी है। इसलिए मैं आप सबको प्रणाम करते हुए इस नववर्ष के अवसर पर आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका आभार ज्ञापित करता हूं।
मित्रों, इस बात को हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि देश बदल रहा है और 10 साल में देश को बदलने के लक्ष्य के साथ में सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है, अब अखबारों में यह समाचार नहीं छपता कि देश में घोटाला हुआ। अब अखबार में यह समाचार छपता है कि भारत का चंद्रयान जो है वो दक्षिणी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, दक्षिणी पटल पर दुनिया में सबसे पहले यान के रूप में जाकर के उतरा है। अब अखबार में यह नहीं छपता कि, और टीवी में इस बात के समाचार नहीं चलते कि भारत में आतंकवादी घटना हुई है। अभी तो समाचार ये छपते हैं कि भारत के बच्चे जब रशिया और यूक्रेन के वॉर में यूक्रेन में फंस गए तो मोदी जी ने 2 टेलीफोन किए और उन 2 टेलीफोन के बाद में दोनों देशों की सेनाओं ने अपने बंदूकों की नालें नीची की। भारत के बच्चे तिरंगा शान से लेकर के और निकले और दोनों देशों की सेनाओं ने उनको सैल्यूट करके जाने का रास्ता दिया। सकुशल 27,000 बच्चे वापस भारत पहुंचे। और भी गर्व तब होता है जब समाचार ये छपते हैं कि भारत के तिरंगे की ताकत इतनी बढ़ गई है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले भी कागज पर 3 रंग का तिरंगा और चक्र, अशोक चक्र कोर करके उसको पकड़ करके जब आ जाते हैं तो उनकी तरफ भी कोई आंख उठा करके देखने का साहस नहीं करता। ये परिवर्तन हम सब ने अपनी आंखों से देखा है और आज हम उस मुकाम पर जाकर के खड़े हैं जहां हम सामने देख सकते हैं, दीवार पर लिखा हुआ पढ़ सकते हैं कि भारत बदल जाएगा। लक्ष्य हमारे सामने खड़ा और केवल 25 साल हमसे दूर है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जिस लक्ष्य के लिए पीढ़ियों ने कुर्बानी दी, सनातन के संस्कृति के मानबिंदुओं की रक्षा के लिए, उनको ऊपर उठाने के लिए, उनका सम्मान पूरे विश्व में स्थापित करने के लिए हम सब की पीढ़ियों ने समर्पण किया है। हजारों हजार साल तक इंतजार करते हुए इस विचार को बनाए रखने के लिए अपने आप को समर्पित किया है। उस कठिन दौर में जब उन्हें शायद इस बात का कहीं कोई दूर दूर तक भी अंदेशा नहीं दिख सकता कि इस लक्ष्य को हम कभी प्राप्त कर पाएंगे, लेकिन फिर भी पूर्ण मनोयोग से उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लोग जुटे रहे, लोग लगातार प्रयास करते रहे, लोग पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते रहे। उन सबको श्रद्धांजलि देते हुए उन सब के पुरुषार्थ को नमन करने का अवसर हम सबके पास में। हम आने वाले 25 साल में इस देश को बदल सकते हैं, इस आत्मविश्वास के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसे समय में, इस बदलाव के दौर में जिसकी आवश्यकता है वो है कि इस बदलाव का वाहक कौन होगा, इस पर विचार कर। और उसको विचार करते हुए जिस तरह से समाज ने आज मुझे आशीर्वाद देने के लिए, इस देश के विकसित होने की आधारशिला में अपना योगदान करने के लिए आज मुझे अपने बीच में आप सब ने जिस तरह से अवसर प्रदान किया है, निमंत्रित किया है, मेरे हौसले को बढ़ाया, मेरे विश्वास को बढ़ाया, मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाया, मैं समाज के सभी लोगों को और सभी आयोजकों को इसके लिए हृदय पूर्वक कोटि कोटि प्रणाम और अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। 10 बजे इसलिए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं केवल इस बात के साथ में कि केवल एक वोट देने से या परिवार के वोट देने से हमारी ये तपस्या पूरी नहीं होगी, हमारा योगदान पूरा नहीं होगा। अपने समाज का एक भी व्यक्ति और अपने परिवेश में रहने वाला एक भी व्यक्ति, क्योंकि वो इसलिए तो मैंने सबको धन्यवाद किया ना कि जितने लोग यहां उपस्थित है, मैं जानता हूं, मैं पहली पंक्ति में बैठे हुए लोगों से लेकर के जब मैं आ रहा था तब अंतिम पंक्ति तक बैठे हुए सब लोगों को, मैं अधिकांश लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानता और पहचानता हूं। मेरे पारिवारिक संबंध उन सब से, ये सब अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है, अपने आप में एक संस्थान है और हर एक व्यक्ति जो है एक पूरी की पूरी विचार को प्रतिपादित करने की क्षमता रखने वाले व्यक्ति है। हम सब जो हैं वो इन्फ्लुएंसर समाज में ऐसे माने जाते हैं। हमारा दिया गया एक भी वक्तव्य, हमारी कही गई एक भी बात जो है वो समाज में शब्द ब्रह्म के रूप में जो है वो नाद करती है, वो वाइब्रेशन उत्पन्न करती है। मैं आप सब से आग्रह करूंगा कि हम सब मिलकर के इस विकसित भारत को करने के यज्ञ में अपनी आहुति दें, लेकिन अपनी आहुति के साथ साथ में इस पुनीत कार्य में एक भी व्यक्ति जो हमसे परिचित है या हमारे परिवेश में रहता है वो इस पुनीत कार्य में आहुति देने से शेष न रहे। हम सबको अशेष करते हुए इस पुनीत कार्य का भागीदार बनाएं, इस अपेक्षा के साथ में एक बार फिर अग्रवाल समाज का हृदय पूर्वक अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं, आप सबके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं और आप सबको एक बार फिर नववर्ष की अनंत कोटि शुभकामनाएं देता हूं। ये नववर्ष हम सबके जीवन में खुशियों का संचार करे
उत्कर्ष का कारक बने, एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करते हुए हम सबके प्रेम और प्रीति में वृद्धि का कारक बने। इस अपेक्षा के साथ में, इन शुभकामनाओं के साथ में एक बार पुनः आप सबका अभिनंदन। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत। पूरा अग्रवाल समाज आपके साथ है और आज के इस कार्यक्रम का नाम ही है श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत के समर्थन में विशाल समर्थन सभा अग्रवाल समाज की तरफ से आयोजित की गई है और इसका मुख्य जो आधार बिंदु थे वो है अग्रवाल सम्मेलन के राजस्थान प्रांत के अध्यक्ष श्रीमान के गुप्ता जी। एक बार जोरदार तालियों से के गुप्ता जी का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और एक बार दोनों हाथ खड़े करके पूरे अग्रवाल समाज का समर्थन श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत और आदरणीय मोदी जी के लिए हम लोग प्रेषित करते हैं। बोलिए ओम। विकसित भारत के लिए समर्पित करते हैं। मैं बोलूंगा अब की बार वोट की मार एक ही बार 400 श्री के गुप्ता जी 2 मिनट। धन्यवाद। मैं इससे पहले कि के गुप्ता साहब को माइक्रोफोन पे दावत दूं, शब्द ब्रह्मनाथ के रूप में आज जो मेरे बड़े भाई गजेंद्र सिंह जी ने यहाँ पर हिमालय और भारतीय जनता पार्टी को हिमालय और गंगा का एक संगम बताया, उसके लिए हम आपके इन शब्दों के ब्रह्मनाथ को प्रणाम करते हैं। और खास तौर पर मैं आपकी धर्म पत्नी आदरणीय नौनंद कंवर साहब का इस पवित्रास की धरती पर अग्रवाल समाज की तरफ से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और के गुप्ता साहब माइक्रोफोन पर। आज के हमारे माननीय, सम्माननीय और मैं ये कह सकता हूं कि सूर्य नगरी के ऐसे प्रताप जिन्होंने देश का तो मान और सम्मान बढ़ाया ही है, लेकिन हमारे देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र भाई मोदी की टीम में सम्मिलित होकर और जो विभाग आपके पास थे, चाहे में वो जल विभाग हो, चाहे वो स्वच्छता का ग्रामीण क्षेत्र हो, आपने जो क्रांति इन दोनों विभागों में आपके प्रयासों से हुई है, निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि मोदी जी के दोनों हाथ आपने मजबूत किए हैं। और जोधपुर का तो बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जोधपुर को ऐसा लाल मिला जिसने देश और दुनिया में जाकर केवल जोधपुर का ही नहीं, पूरे देश का नाम रोशन किया। मैं एक बात आज पूरे अग्रवाल समाज की तरफ से सम्मानीय गजेंद्र सिंह जी को विश्वास दिला सकता हूं